लाहौर में मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही हैं। ले ले तो कितनी बुरी बात है। तो ये मुल्क कहाँ जाएगा? मुझे नहीं पता किसी को इस चीज़ का एहसास है कि नहीं। मेरे लिए ये बहुत बहुत फिक्र की बात है। पाकिस्तान को, ये बात मेरी ध्यान से सुनो, पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है। एक्सटर्नल थ्रेट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एन एटॉमिक पावर। हम एक्सटर्नल थ्रेट के साथ अच्छे से डील कर सकते हैं। पाकिस्तान को इंटरनल थ्रेट है। पाकिस्तान को थ्रेट है पॉलिटिकल पोलराइजेशन से। पाकिस्तान को थ्रेट है इंटरनल जो इंस्टेबिलिटी है उससे। तो पॉलिटिकली एफिलिएट होना कोई बुरी बात नहीं है, पॉलिटिकल एफिलिएशंस होनी चाहिए, लेकिन कोई एक जगह जाके बच्चों का, यूथ का कंसेंसस होना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। यहाँ की जब मुल्क की बात आएगी, चाहे वो कोई भी जमात हो, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जहाँ यूथ के इस बल्ज को हमें टेक्निकल ट्रेनिंग्स के लिए, अभी देखो ये बच्चे बैठे हुए हैं, दुनिया कहाँ पहुँच गई है। आईटी का वक्त है और आप देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब अभी वो बच्चा बात कर रहा था कि ये जो फ्रीलांसर्स हैं, तो जब बच्चे अपने, अब ये सब बच्चे जो हैं ये अपने ओन पे इंडिपेंडेंटली अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेहनत कर रहे होंगे। आप सोचो कि मुल्की लेवल पे, नेशनल लेवल पे अगर कोई गवर्नमेंट इनका हाथ पकड़ के इनको सिर्फ इनके जो एरिया में ये जाना चाहते हैं उसमें पकड़ के इनको ट्रेनिंग्स दे, ट्रेनिंग्स के बाद इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, और फिर इतनी ट्रेनिंग इनको दे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी कि ये अगर मुल्क में रह के काम करना चाहें तो आजकल आपको पता है सब कुछ आईटी बेस्ड है। आप लोग डॉलर्स में अपनी इनकम कर सकते हो। और क्यों आपकी उम्र के बच्चे जो हैं वो क्यों माँ बाप पे डिपेंडेंट हो? उनको माँ बाप का बल्कि साथ देना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। तो जब मैंने प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम, मुझे 2014 में नवाज शरीफ साहब ने ऑनरी कहा कि तुम प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम जो है वो उसके ऊपर काम करो, तो मैंने स्क्रैच से उसको शुरू किया। उसमें यूथ लोन्स भी हमने बच्चों को दिए, स्कॉलरशिप्स भी हमने खुद जा के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में लैपटॉप्स और लोन्स, जो बच्चे टेक्निकल ट्रेनिंग्स करना चाहते थे उनको हमने टेफ्टा के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग्स उनकी कराई। उनको ट्रेनिंग्स के साथ हमने स्टाइपेंड्स दिए। उस वक्त में 12,000 रुपया स्टाइपेंड जिस बच्चे को साथ पढ़ाई के साथ साथ मिलता था, बच्चे इतने खुश थे। फिर उनकी हैंड होल्डिंग की, उनको इनक्यूबेटर्स बना के दिए। तो ये सब हैं काम करने वाले, बजाय इसके कि एक को दूसरे से लड़ा दो, उनको नेगेटिव एक्टिविटीज़ में लगा दो। ये आप सोचो कि अगर ये चीज़ जारी रही तो ये मुल्क किधर जाएगा? मुझे तो अपने मुल्क की फिक्र है और आपको भी होगी। क्या जो डायरेक्शन इस वक्त है मुल्क की, आप लोग उससे खुश हो? और अफसोस मुझे इस बात का है कि जो लोग यूथ के चैंपियंस बनते हैं, मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं रखूंगी, यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्कशन होनी चाहिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं होगा पाकिस्तान की यूथ के साथ, आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते पॉलिटिकल डिस्कशन। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक वक्त आए, आप लोग पाकिस्तान की नेशनल डिसीजन मेकिंग में आप पार्टिसिपेट करो। चाहे वो लड़कियां हों या वो लड़कियां हों, अगर स्टेक होल्डर्स सबसे बड़े आप हो, पाकिस्तान का फ्यूचर आप हो, तो प्रेजेंट में भी जो आपकी डिसीजन मेकिंग है उसमें आपका हाथ होना चाहिए। और जमातों को सिर्फ यूथ का नारा नहीं लगाना चाहिए, अपनी जमातों की रैंक्स में यूथ को इंक्लूड करना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस में भी यूथ की सबसे बड़ी तादाद होनी चाहिए। बजाय इसके कि आप मुझे ऑनेस्टली, अब पॉलिटिकल बात मैं करूंगी, लेकिन क्योंकि ये हमारी जो इस वक्त मेंटालिटी है वो उसको सामने लाती है। आप ये देखो कि कहीं यूथ की बात नहीं हो रही कि यूथ की डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, यूथ की तरक्की के लिए क्या करना है, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए क्या करना है। जो इतना बड़ा यूथ बल्ज है इसको पाकिस्तान के लिए कैसे इस्तेमाल करना है,
ब्रेन ड्रेन को कैसे रोकना है, वो बात नहीं हो रही। इंडिया किधर चला गया, बांग्लादेश आईटी की फील्ड में कहां से कहां निकल गया और हम देखो कहां बैठे हैं। अब जो दुनिया के हालात है ना, दुनिया में वर्ल्ड वाइड रिसेशन है, इकोनॉमिक मलेज ने दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज को भी घेरा हुआ है, कहीं पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो क्या पाकिस्तान को नहीं पता कि अब जॉब अपॉर्चुनिटीज उस तरह से कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती? ये जरूर है कि कभी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, और मुल्क जैसे CPEC आ रहा था पाकिस्तान के अंदर, तो प्रोजेक्ट्स आ रहे थे डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, फैक्ट्रीज लगती हैं, सड़कें बनती हैं और काम होते हैं, तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब जॉब अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं, इकोनॉमिक मलेज है, इकोनॉमिक रिसेशन है। तो इसलिए हमें हर बच्चे को जो अल्टरनेटिव भी देना है कि वो बच्चा अगर अपने घर बैठ के अपना छोटा सा कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको उस तरह का पूरा एनवायरनमेंट जो कंड्यूसिव है वो प्रोवाइड करे। और हम क्या कर रहे हैं, खुद हम घर में छुप के बैठे हुए हैं और हम कौम के बच्चों को मार खाने के लिए सड़क पे छोड़ा हुआ। अब वो जो जिले शाह है ना, वो लड़का जो शहीद हुआ है, अब एक जिले शाह की तस्वीर देखो और उनके अपने बच्चों की तस्वीरें देखो जो लंदन में आराम से बैठे हुए। मैं कल इमरान खान को टीवी पे सुन रही थी, कह रहा था कि मरियम को कैंपेन करने की आज़ादी है, मुझे आज़ादी नहीं है कैंपेन करने की। तो मरियम ने ये आज़ादी, तुमने मरियम को प्लेट में रख के नहीं दी थी, मरियम ने छीन के ली थी। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो इमरान खान का 4 साल का दौर था, उसमें जितनी बदतरीन विक्टिमाइजेशन मेरी हुई, मेरी जमात की हुई, नवाज शरीफ साहब की हुई। लाहौर में मुस्लिम नून मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही हैं। उनकी जानिब से कहा गया, मेरी कोशिश है नौजवान पाकिस्तान के काम आ जाएं। और यहाँ पर आपको नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से भी अपडेट करें। ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार है, हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। नूर मुकद्दम कत्ल केस और इसमें हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आया कि ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रहेगी। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से। ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार है, हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया है। आज इस फैसले का ये फैसला सुनाया जाना था। और नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें, जो फैसला सामने आया हाई कोर्ट की जानिब से वो ये है कि ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रहेगी। एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। तब भी जलसे करने की इजाजत नहीं थी, वो इजाजत मरियम नवाज ने इनसे छीन के ली थी। और मुझे याद है बच्चों, मुझे याद है, मैं आपको बता दूं, मुझे याद है अभी कश्मीर से एक बच्चा आया हुआ था। मैंने कश्मीर जाना था जलसे के लिए और उससे 2 दिन पहले मुझे अरेस्ट कर लिया, मैं कश्मीर नहीं जा सकी। लेकिन मुल्तान में जब PDM का जलसा था, आप सब वो जो मेरी गाड़ी पे खड़ी हुई तस्वीरें हैं वो आपने देखा होगा, वो जो मुझे गाड़ी पे खड़े होकर जलसा करना पड़ा, मेरा मुल्तान में जलसा था। इमरान की हुकूमत थी, इन्होंने कहा कि हमने मुल्तान में जलसा नहीं होने दिया, हमने स्टेडियम में जलसा रखा था। मैं स्टेडियम गई जब, तो स्टेडियम को इतना बड़ा ताला लगा हुआ था, मैंने गाड़ी की छत पे खड़े होकर जलसा किया। एक और मैं आपको वाकया बताती हूँ। मैंने मंडी बहाउद्दीन जाना था, मंडी बहाउद्दीन में स्टेडियम में जलसा था। इन्होंने मंडी बहाउद्दीन के स्टेडियम में 2-2 फुट पानी छोड़ दिया और स्टेडियम को ताला लगा दिया। तो वो जो जिसको पंजाबी में गड कहते हैं ना, वो जो होती है, क्या कहते हैं उसको, हाँ, उसको पंजाबी में गड कहते हैं, क्योंकि
उसके ऊपर खड़े होकर, वो यूं यूं कर रहा था, उसके ऊपर खड़े होकर मैंने जलसे से खिताब किया। और आज जब मैं सुनती हूं कि मरियम को खुली आजादी है, मुझे आजादी नहीं, तो भाई तुम्हें किसने कहा बेड के नीचे छुप जाओ? जैसे मरियम नवाज निकलती थी, पत्थर भी खाती थी, तुम भी निकलो। और मुझे इस बात की तकलीफ है बच्चों, मुझे वो जो जिले शाह शहीद हुआ है, मुझे उस बात की तकलीफ है। मेरे लिए जितना मेरा बेटा जुनेद, मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये कौम के बच्चे। और मैं ये भी बता दूं कि नवाज शरीफ साहब ने किसी कौम के बच्चे को जेल में नहीं डाला, उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जेल में लेकर गए। और कौम को ये सबक दिया कि तुम अगर कौम के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, आइन के साथ खेलोगे, कौम से गद्दारी करोगे, साजिशें करके हुकूमत गिराओगे, तो ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ी वो नवाज शरीफ और उसकी बेटी देंगे। बड़े पॉलिटिकली चार्ज जो आप लोग माशाल्लाह। बात यह है कि उसकी जिले शाह की माँ कल टीवी पर मैंने उनको 1-2 चैनल्स पे देखा, वो ये बात कर रही थी कि इसके अपने बच्चे तो बाहर बैठे हैं और मेरा बेटा मरवा दिया। और वो मेरा बेटा जो हर रोज इसकी हिफाजत के लिए बाहर बैठा होता था। मुझे ये बताओ कि मैं उसको लीडर कहूं या गीदड़ कहूं, जिसने अपनी बच्चों सुनो, जिसने अपनी हिफाजत के लिए लोगों की बेटियां रखी हों, लोगों के बेटे रखे हों। और आपको एक और बात भी बताऊं, जिले शाह के मामले में इन्होंने वो लाश देखी बेचारे की, सारे जिसको कहते हैं ना गिद्धों की तरह, वल्चर्स की तरह टूट पड़े उसकी लाश के ऊपर। उसके घर अफसोस के लिए नहीं गए, वो भी किसी माँ का बेटा था, भले वो पीटीआई से था, लेकिन वो एक पॉलिटिकल वर्कर था। और पॉलिटिकल वर्कर्स की मेरे दिल में बहुत इज्जत है। मुझे ये बताओ, मैं अपने ये बच्चियां जो बैठी हैं, बच्चे जो बैठे हैं, जब कोई फौत हो जाता है तो आप उसके घर अफसोस करने जाते हो कि उसको कहते हो मेरे घर आओ, मैंने तुमसे अफसोस करना। और कौम का जो बेटा शहीद हुआ, उसकी आपके दिल में ये इज्जत थी। आपको पता था कि वो एक्सीडेंट में शहीद हुआ, आपको पता था कि उसको ड्राइवर को कहा कि भेस बदल लो ताकि उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए, और वो पीटीआई के रहनुमा की गाड़ी में उसको वो फेंक गए हॉस्पिटल। तो उनकी माँ कल कह रही थी, जिले शाह की माँ, मैं देख रही थी, मैं खुद एक माँ हूं, मैं देख रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि यास्मीन राशिद साहिबा यहाँ बैठ के स्टेटमेंट दे रही हैं, जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा था, हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंची? और इनको सच्चाई का पता था, इन्होंने सच्चाई छुपाई। उसका एक्सीडेंट हुआ, इनको पता था, और इन्होंने ड्राइवर को कहा कि जाओ जाके शेव कर लो और अपना सारा हुलिया तब्दील कर लो, क्योंकि हमने उस बच्चे की जैसे साइफर पे खेला था ना, और कहा था, वो ऑडियो सुनी थी इमरान की, जा कह रहा था साइफर से खेलना है। पता उसको तब भी था कि अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की और हमने कोई साजिश नहीं की, क्योंकि उसने एक झूठा स्टेटमेंट, बयानिया बनाना था, नैरेटिव बनाना था। तो उसने कहा, वो ऑडियो पूरी दुनिया ने सुनी, उसने कहा साइफर पे हमने खेलना है। साइफर पे खेलने का मतलब यह है कि हमने पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेलना है, इस बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना है, क्योंकि वो मुल्क में आग लगाना चाहता था। और आपने खुद देखा कि वो साइफर ये करते रहे, और लोगों ने, इनके बच्चों ने लगा लिया गुलामी मंजूर नहीं है, और क्या था वो जो स्टिकर्स लगाए थे, एब्सोल्युटली नॉट। वो बच्चे बेचारों को एब्सोल्युटली नॉट का सबक पढ़ा के और खुद एब्सोल्युटली यस करते हुए निकल गए उधर से। इसी तरह उन्होंने जिले शाह की मौत से खेला है, और अब चुप है सब। उसके बाद कोई नहीं बोला, जब उसकी मां ने इल्जाम लगाए कोई नहीं बोला,
उनके घर नहीं गए और उसका इतना दाढ़ी वाला बाप है, बूढ़ा बाप है, घर में लाश पड़ी हुई थी, मैयत पड़ी हुई थी, मैयत अभी उठी नहीं थी, और आप यकीन करें ये प्लास्टर वाली टांग ऐसे रख के उसकी तरफ बैठा हुआ था और कह रहा था, उसको कहा होगा ना मेरे दरबार में आओ, मैंने अफसोस करना। तो क्या मुझे ये, हम लोगों को ये समझ नहीं आती कि ये मुल्क, ये यकीन मानो मैं कभी भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे यकीन नहीं रखती, लेकिन अब मुझे 100% यकीन है कि इसको लॉन्च किया गया पाकिस्तान के को खराब करने के लिए। और क्यों यूथ को इस्तेमाल कर रहा है, क्यों यूथ को डंडे खाने के लिए बुला लेता है? भाई कारकुन इधर आ जाएं, कारकुन उधर पहुंच जाएं। वो एक रात को रोज रेड अलर्ट आ जाता है ट्विटर के ऊपर कि जी इमरान की गिरफ्तारी का खतरा है, कारकुन आ जाए। भाई कारकुन क्यों आए? इमरान दे ना गिरफ्तारी अगर हिम्मत है तो। वो कहते हैं ना कि जिस धड़ से जो मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और ये सिर्फ ये जिले शाह के मामले में नहीं हुआ। आपने वो सब, क्योंकि आप लोग सारे सोशल मीडिया यूजर्स हो, सोशल मीडिया सैवी हो, आप लोगों ने ये देखा होगा कि अभी चंद दिनों की बात है, वो इसकी गाड़ियों के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोई SUV थी उस पे लोग बैठे हुए थे, तो ये तेज जा रहे थे, वो उलट के गिरे, कोई गाड़ी ने रुक के उनको नहीं उठाया। कितने अफसोस की बात है। इसी तरह वो सदफ जो एंकर थी, ये जो अपना नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च जब कर रहा था, वो इसके कंटेनर से गिर के मरी, उसके खावन को अफसोस करने के लिए घर बुलाया। आप सोचो ये हाल। तो क्या मेरे मुल्क के जो नौजवान हैं वो इसलिए रह गए इसके? और क्यों? वजह क्या है कि मुझे वजीर आजम बनाओ? और क्या वजह है? भाई जो तुमने 4 साल इस मुल्क के साथ कर दिया है, उसके बाद क्यों तुम्हें कोई वजीर आजम बनाए? फॉरेन रिलेशंस आप देख लो, एक मुल्क में जाता था, दूसरे मुल्क की बुराई करता था, दोनों को आपस में लड़ाता था। और एक मुल्क ने इसको अपने जहाज से उतार दिया प्राइम मिनिस्टर होते हुए। और ट्वीट कल क्या कर रहा था, कोई चाइनीज किसी को कोट करके आर्टिकल को ट्वीट कर रहा था कि मैंने सुलह कराई थी ईरान में और सऊदी अरेबिया में, तो इसलिए ये हुआ है। अंदाजा करो आप लोग, जो अपने आप को आलिम इस्लाम का लीडर कहता था, सऊदी अरब की और उसकी ईरान की सुलह करा रहा था, आज घर से नहीं निकल रहा, प्लास्टर लगा के बैठा हुआ। और मैं यूथ से कहती हूँ, एक तरफ नवाज शरीफ था, 2013 में जब नवाज शरीफ आया, ये रिकॉर्ड की बात है, चाइना शायद देखो उसी वक्त 2013 में नवाज शरीफ आया, ऐसा लग रहा था तमाम मुल्क इन्वेस्टमेंट रोक के बैठे हुए हैं कि नवाज शरीफ आएगा तो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे मुल्क। आज इसकी वजह से मुल्क $1-1 बिलियन को तरस रहा है। $1-1 बिलियन। IMF आज हमें इस तरह ट्रीट करता है जैसे मुझे लगता है कि हम कोई किसी मुल्क की कोई कॉलोनी है। क्यों? कि 4 साल, क्योंकि इकोनॉमी का तो पता कुछ नहीं था। अभी फॉरेन रिलेशंस की मैंने आपको सब बता दी, कौन सा जर्मनी और जापान की सरहदें जोड़ा था। तो इकोनॉमी में देख लो, IMF के हवाले, अब हॉस्टेज है ये मुल्क IMF के हाथों। अगर आज हम सब मिल के भी IMF से जान छुड़ाना चाहे ना, आपकी पाकिस्तान की कौम की, हम अभी नहीं कर सकते। IMF अब कहती है, क्योंकि पहले मुआहदा किया, कौम को महंगाई और कीमतें बढ़ाने का मुआहदा किया कि हर हफ्ते कीमतें बढ़ेंगी, और उसके बाद जब इसको पता चला कि इसकी गवर्नमेंट जा रही है, वो मुआहदे को फाड़ के फेंक गया, उसकी ब्रीच करके चला गया, उसको फ्लाउट करके चला गया। उसमें क्या हुआ? अब आज जब हम IMF से निगोशिएट करते हैं, वो कहते हैं आप पे हमें यकीन नहीं, आपने मुआहदा फ्लाउट किया था, पहले कीमतें बढ़ाओ, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। तो क्या यूथ के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि $1-1 बिलियन के लिए आज पाकिस्तान को हाथ फैलाने पड़े? 2017-18 में इस किस्म की कोई सिचुएशन थी? 2016 के अंदर
पाकिस्तान में की हिस्ट्री में पहली दफा नवाज शरीफ ने IMF को खुदा हाफिज कह दिया। ये तारीख की बात है, रिकॉर्ड उठा के देख लो। 2 पे ग्रोथ मिली नवाज शरीफ को। जब नवाज शरीफ गया तो 6% पे ग्रोथ थी, प्रोजेक्टेड 7% थी। डॉलर कितना था, मैं बच्चों से पूछती हूँ, कितना डॉलर था नवाज शरीफ के वक्त में? 100 से नीचे रहा डॉलर। 4 साल, मजाक नहीं है बच्चों, 4 साल आटे की कीमत नहीं बढ़ी। मुझे समझ है कि आप लोग माशाल्लाह बेहतर फाइनेंशियल स्टेटस रखते हो, अल्लाह करे कि और भी ज़्यादा अच्छा हो। आप लोगों को घर में प्रॉब्लम नहीं है कि रोटी महंगी, सबके घरों में प्रॉब्लम है, मुझे पता है, हर क्लास उससे अफेक्ट हुई है। लेकिन उन लोगों का सोचो जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ वो कमाते इसलिए कि 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला सकें। नवाज शरीफ के दौर में 4 साल IMF का प्रोग्राम भी चलाया, लेकिन आटे की कीमत 35 रुपए से बढ़ने नहीं दी। 4 साल IMF का प्रोग्राम भी चलाया, घी की कीमत 140 रुपए से बढ़ने नहीं दी। 4 साल IMF का प्रोग्राम चलाया, लेकिन चीनी की कीमत 50 रुपए किलो से 55 रुपए किलो से बढ़ने नहीं दी। और चंद रुपए किलो सब्जियां होती थी, सस्ता तरीन वो जमाना था। तो उस वक्त क्योंकि शेरवानी पहनने का शौक था, तो क्योंकि पता था कि जिंदगी भर अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो इलेक्ट नहीं हो सकता कभी। ये आज कौम को क्या सबक दे रहा है, कौम को क्या बता रहा है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल के थ्रू नहीं, 2-4 बैसाखियां पकड़ लो, उनके सहारे में इक्तदार में आ जाओ। क्या कौम को ये डायरेक्शन दे रहा है? आइन क्या कहता है, जमहूरियत क्या कहती है कि मेरा तो कोई चांस नहीं है, तो मैं थोड़े से जजेस अपनी तरफ कर लेता हूं, थोड़े से जनरल्स अपनी तरफ कर और सोचो कि जो इसको कंधे पे उठा के लाए, आज उन्होंने इसको, वो उनके लिए इतना हौलनाक तजर्बा था कि उन्होंने उठा के सर से नीचे फेंक दी और उन्होंने कानों को हाथ लगा लिए। और अब वो जो उसके रिमेन्स हैं, वेस्टेजेस हैं, 2-4 लोग वो पकड़े हुए हैं, अब उनके ऊपर तकिया। हर बात पे आप स्टेटमेंट देखो, कोर्ट हमें ये दे देगा, कोर्ट हमें वो दे देगा। और कल तोशाखाना की डिटेल्स इस हुकूमत ने पब्लिक की। जब इमरान ने तोशाखाना की डिटेल्स इससे मांगी गई, इसने कहा जाओ मैं नहीं देता, मेरे तोहफे मेरी मर्जी, क्योंकि पता था ना चोरी की हुई है। तो अभी तो शहबाज शरीफ हुकूमत ने पब्लिक कर दी, जिसने चोरी नहीं की होती वो पब्लिक करता है डिटेल्स। तोहफे खरीदने का कानून कहता है, तोहफे चोरी करने का नहीं कहता। और फिर आपने वो तोहफे बजाय तोशाखाना में जमा कराने के आप अपने घर ले गए। फर्स्ट लेडी लोगों को फोन करके कह रही है कि आपने क्यों उन तोशाखाना की तोहफों की तस्वीरें ली, मतलब मेरे जराइम का ट्रैक रिकॉर्ड क्यों रख रहे हो? और फिर उनको बेचा दुबई में बेचा। और वो फरागोगी का नाम सुना है ना, फरागोगी प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज में रख के वो पैसे, जो करोड़ों रुपए जिसके बदले वो बेचे थे तोहफे, वो लेकर आई। मनी लॉन्ड्रिंग, लोगों को कहता है मनी लॉन्ड्रिंग, और खुद दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। तो बात यह है बच्चों कि आप अपना चेहरा तो देखो जरा आईने के अंदर, आपको लगे पता कि आप खुदा का, मतलब आप जैसा बंदा पूरी, मैं कहती हूं पाकिस्तान में इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। जो बात की फिर उससे यू टर्न लिया, जो बात की उसके उलट किया। और लीडर्स जो है ना वो बहादुर होते हैं, लीडर्स लीड करते हैं फ्रंट से। यही मॉडल टाउन जहां आज आप आए हो ना, ये PMLN सेक्रेटेरिएट, इसी की सीढ़ियों पे खड़े होकर जब जजेस को बहाल कराना था तो 2008 के अंदर, तो नवाज शरीफ साहब, उस वक्त मुशर्रफ का दौर था, पाबंदियां वही थी, 200 लोग थे, 200 लोगों के साथ इन्होंने सीढ़ियों पे खड़े होकर खिताब किया। कल मैंने वीडियो ट्वीट किया, वो देखना। नवाज शरीफ साहब ने कहा मेरा मुल्क मुझे बुला रहा है, मेरी कौम मुझे आवाज दे रही है, 1000 पाबंदियां लगाओ, मैं रुकूंगा नहीं, मैं निकलूंगा यहां से। और फिर उन्होंने कहा मैं, और आप लोग गवाह हो कि ना सिर्फ वो निकले बल्कि ये
फिरोजपुर रोड तक पहुंचते पहुंचते लाखों का वो जुलूस बन गया। मुझे नहीं पता उस वक्त दुनिया कहां से आई, लेकिन क्योंकि लीडर घर से निकला था तो लीडर के पीछे लोग निकले। अगर लीडर ये कहता हो बात चेक करो पुलिस बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई, और अगर उस वक्त नवाज शरीफ ये कहता कि चेक करो खवातीन मेरी हिफाजत कर रही हैं कि नहीं कर रही, जिले शाह जब तक घर के बाहर बैठ के इसकी हिफाजत करता रहा तब तक इसने कभी उसको मुंह भी नहीं लगाया। जिस दिन पता चला कि वो शहीद हो गया है तो फटाफट उसकी लाश पे सियासत करने के लिए आ गया। इससे बड़ी तजलील एक सियासी कारकुन की हो नहीं सकती। और कौमों की जिंदगी में बच्चों फैसलों के वक्त आते हैं जब आपको लीडरशिप को फैसला लेना पड़ता है। आपको पता है लीडरशिप में को जो आपका लीडर हो उसको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। उसको मेहनती भी होना चाहिए, लेकिन उसको बहादुर होना चाहिए। क्योंकि 22 करोड़ अवाम ने अपनी किस्मत का फैसला उसके हाथ में दिया हुआ है। और जो अब मैं आपको फिर ये एग्जांपल दूंगी, मुल्क की तकदीर जो किस्मत थी या मुल्क का जो हिस्ट्री थी उसमें सबसे जो बड़ा फैसला था वो जब इंडिया ने 5 एटॉमिक एक्सप्लोजन्स किए, तो अब हमारे पे बात आके रुक गई कि देखो पाकिस्तान क्या जवाब देता है। पाकिस्तान की प्राइड थी, पाकिस्तान की अपनी वो थी, उन्होंने 6 धमाके किए उसके जवाब के अंदर, मुंह तोड़ा अपने दुश्मन का। और मैं इस चीज की गवाह हूं कि नवाज शरीफ साहब को क्लिंटन, उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था क्लिंटन, उसके फोन आए कि अगर आप ये करेंगे तो हमें आप पे सैंक्शंस लगानी पड़ेंगी, और फिर कहा कि $5 बिलियन मैं आपको देता हूं, आप अपने ये धमाके ना करें। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता, आप अपने पैसे भी अपने पास रखें, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन पाकिस्तान अपनी तकदीर के फैसले खुद करेगा। और उस वक्त, और बच्चों सुनो, उस वक्त अगर बहादुरी का फैसला ना हुआ होता और उस वक्त अगर ये प्राइम मिनिस्टर गीदड़ बैठा होता तो वो चारपाई के नीचे छुप जाता और कहता क्लिंटन का फोन बंद हो गया या नहीं हो गया। तो मुझे ये बताएं कि कल को अगर हमारी कौम की जिंदगी में, आप सबकी जिंदगी में, पाकिस्तान की जिंदगी में कोई मुश्किल फैसला आ जाए तो क्या लीडर फैसला कर सकता है या गीदड़ फैसला करेगा? तो ये बातें यूथ के लिए बहुत सोचने की है, समझने की है। इस मुल्क को इस वक्त लीडरशिप की जरूरत है और इस मुल्क को इस वक्त नवाज शरीफ की जरूरत है। और मैं बताऊं, मैं बार बार एक बात करती हूं, नवाज शरीफ के तीन दौर थे। 90s में 2 थे, फिर एक 2013 में। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के देख लो, आप इंडिकेटर्स उठा के देख लो। नवाज शरीफ 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना, एक दफा 2-2.5 साल के लिए निकाल दिया, दूसरी दफा 3 साल के बाद निकाल दिया, तीसरी दफा 4 साल के बाद निकाल दिया। लेकिन एक बात पूरे पाकिस्तान की तारीख में दर्ज है, रिकॉर्ड में है, गूगल करके देख लो, सबको गूगल का पता है। नवाज शरीफ के आने से पहले के इंडिकेटर्स देखो, नवाज शरीफ के जाने के बाद के इंडिकेटर्स देखो। नवाज शरीफ 3 बार आया, 3 बार इकोनॉमी ने यूं पाकिस्तान ने टेक ऑफ किया। मुल्क के अंदर जो ग्रोथ इस तरह से बढ़ी, बिजनेस इस तरह से बढ़ा, मार्केट सेंटिमेंट इस तरह से पॉजिटिव हुआ, मोटरवेज इस तरह से बनी, कारखाने इस तरह से लगे, इन्वेस्टमेंट इस तरह से आई, लगता था कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। और नवाज शरीफ गया तो मुल्क यूं नोज डाइव किया। और आप देखो, आपको फख्र होना चाहिए कि लोगों को कहता था चोर चोर। नवाज शरीफ के खिलाफ 4 साल बदतरीन एहतसाब हुआ, नवाज शरीफ भागा नहीं, उसने अपना भी हिसाब दिया, अपनी बेटी का भी हिसाब दिया, अपनी 3 जनरेशंस का हिसाब दिया। और ये कोर्ट बुलाती है तो वो प्लास्टर दिखा देता है।
और जलसे के लिए हर वक्त तैयार रहता, उस वक्त टांग नहीं टूटी हुई, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोर्ट बुलाएगी, कोर्ट में पेश होऊंगा तो एक्सपोज हो जाऊंगा क्योंकि जराइम किए हुए। आप मुझे बताओ, आप पे कोई झूठा इल्जाम आप पर लगाता है, आप क्या करते हो? आप उसको आंखें दिखाते हो, आप उसको कहते हो कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। या तो अपना इल्जाम वापस लो, माफी मांगो, या फिर सबूत दो। कल इन्होंने पीटीआई ने जब ये इन्होंने लिस्ट पब्लिश की तोशा खाना की, तो इन्होंने झूठा मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने कोई घड़ी ली है तोशा खाना से। तो मैंने उसी वक्त मैंने ट्वीट को कोट किया, मैंने FIA साइबर क्राइम्स में वो ट्वीट्स भेजी, मैंने पेमरा को, क्योंकि आमिर मतीन साहब है 92 के, उन्होंने उस झूठ के ऊपर प्रोग्राम किया, उस झूठ पे प्रोग्राम किया, मेरे नाम पे वो घड़ी लगा दी जो कभी थी ही नहीं। मेरे नाम पे एक पाइनएप्पल है। और अगर मेरी 11 साल के पॉलिटिकल करियर में आपको मरियम नवाज के खिलाफ एक पाइनएप्पल मिला है तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। और देखो एक तरफ पाइनएप्पल और एक तरफ 5 कैरेट की अंगूठी। इमेजिन, कोई कंपैरिजन है? लेकिन झूठ किस डिटाई से बोलते हैं। सबसे डिसेंट लफ्ज मुझे इस वक्त डिटाई मिला है। किस डिटाई से झूठ बोलते हैं। और यू क्वेश्चन माई फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, आई एम गोइंग टू टेक यू टू क्लीनर्स। इसकी बीवी ने रिश्वत ले लेकर फॉर्चून बना ली। तोशा खाना को सिर्फ इन्होंने तोशा खाना के तोहफे नहीं बेचे, ये फैक्ट है, इररिफ्यूटेबल फैक्ट है। इन्होंने वो तोहफे बेच के अपनी 3 नस्लों के लिए जायदादें बना ली, पैसा बना लिया। और इल्जाम दूसरों को लगाते हो। नवाज शरीफ के खिलाफ इकामा निकला, सारी वो चोर हैं, डाकू हैं, तो निकला क्या? इकामा, एक्सपायर्ड वीजा। और मरियम नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, निकला क्या? अनानास। अनानास। बात यह है कि इल्जामात अगर किसी ने झूठे लगाए, किसी ने हमारी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किया, ये तुम झूठे साबित हो गए हो। तुम्हारी खाक में नाक रगड़ी गई है, हर चीज तुम्हारी झूठी साबित हुई। मेरे पे इल्जाम लगाया, 5 साल आई सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट लाई। उसकी वजह से मैं जेल गई, 5 महीने जेल में रही। और जब कोर्ट में अपील हुई, कोर्ट ने वो केस उठा के बाहर फेंका। उन्होंने कहा ये झूठ है। कहां गए वो सारे इल्जाम? किसी ने माफी मांगी? But this is for all and sundry. You question our financial integrity, we are not going to spare you. और कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब को आप देख लें, ढिट्टाई से वो शख्स झूठ बोल रहा है। नहीं, वो मेरी घड़ी के पे झूठ बोल रहे हैं। इनके जो बिकाऊ सहाफी, जिनको सहाफियों का लिबादा उड़ाया हुआ है और असल में वो इनके पॉलिटिकल वर्कर्स है, वो इंप्यूनिटी से झूठ बोल रहे हैं। और जब मैं कह रही हूं कि साइबर क्राइम एक्शन ले, तो कह रहे जी मरियम जो है वो स्टेट को इस्तेमाल करी। मरियम एक सिटीजन है पाकिस्तान का, उसको हक है कि अगर उसके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगाए वो उसका मुंह तोड़े, और वो तोड़ेगी इंशाल्लाह। तो बात यह है बच्चों कि इस मुल्क की डायरेक्शन जो है वो मेरे साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ आप लोगों ने सेट करनी है। आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको कैसा मुल्क चाहिए। आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपको वो मुल्क चाहिए जहां कौम के बच्चे अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल होते हो, शहीद होते हो। आप उनको इस्तेमाल करते हो, उनकी लाशों पे सियासत करते हो। भाई क्यों कोई जान दे आपके लिए? आपने क्या करना है? 4 साल आप क्या
करके आए हैं जो आपने अब अगले 5 साल भी लेने? क्यों? अपनी घटिया सियासत के लिए शेरवानी के शौक में कौम के बच्चे कुर्बान करते जा रहे हैं। लाओ अपने बच्चे, उनको कहो फ्रंट से लीड करें। और बच्चे क्या, बच्चे तो चले लंदन में बैठे हुए, खुद नहीं निकलते घर से, छुप के बैठे हुए। अब आप ये देख लो ना, और यहाँ पे बेटियां भी बैठी हुई हैं। मेरी बेटियां मुझे ये बताएं, मेरी 2 बेटियां हैं, मेहरुनिसा और मानूर। आप मुझे बताओ कि मैं अपनी सियासत के लिए अपनी किसी बच्चे को ओन ना करूं, अपनी बेटी को ओन ना करूं, इससे बड़ा किसी बेटी के लिए स्टिग्मा क्या है? जो टिरियन खान है, इमरान उसका इतराफ कर चुका है, उसकी कस्टडी जो है वो एफिडेविट है, वो कस्टडी जो है वो दी हुई अपनी उसकी खाला को कि मेरी बेटी की ये होगी। तो मुझे बताओ कि ये पर्सनल, किस तरह ये पर्सनल लाइफ है? जो इंसान अपनी बेटी को ओन नहीं कर सकता, जो अपनी बेटी के बारे में झूठ बोल सकता है, झूठे डेक्लेरेशंस जमा करा सकता है, वो इस कौम से सच कैसे बोलेगा? वो इस कौम की बेटियों से सच कैसे बोलेगा? होना तो ये चाहिए था ना, इतनी आपके अंदर मॉरल करेज होनी चाहिए थी कि आप ये कहते कि एक गलती मेरे से हो गई है, मैं अपनी बच्ची को ओन करता हूं, मेरी सियासत सफर करती है तो करे। लोगों ने माफ कर देना था, गलतियां इंसानों से हो जाती हैं, लोगों ने माफ कर देना था, लेकिन गलती को गलती बनाए रखना, उस पर झूठ बोलना, उस बच्ची के साथ ज्यादती करना। आप सोचो मेरा बाप अगर आज मुझे ओन ना करे, मैं अपने कमरे में एंटर, वालिद के कमरे में एंटर होती हूँ, वो उठ के खड़े हो जाते हैं और इतने कंसर्न्ड होते हैं कि मैं किसी जुलूस में हूँ, ये मैं बच्चियों से स्पेशली कह रही हूँ, मैं जलसे में जाऊँ, वो पीछे से मुझे फ़ोन करते हैं कि बेटा आप पहुँच गई हो। लंदन से उनको फिक्र होती है कि ये पहुँची है कि नहीं पहुँची। जब मैं कहती हूँ मैं पहुँच गई हूँ तो उस वक्त वो सोते हैं। इस तरह से लोग अपनी बेटियों को अपनी छाँव में रखते हैं। जो अपनी बेटी का नहीं हो सका वो कौम की बेटियों का हो सकता है। मैं बेटियों से सवाल पूछती हूँ, जो जिल्ले शाह का नहीं हो सकता वो कौम के बेटों का हो सकता है? तो ये डायरेक्शन आपने सेट करनी है और मैं इंशाअल्लाह ताला MSc लॉन्च करके इंशाअल्लाह ताला हम उसको आने वाले चंद दिनों में रीलॉन्च करेंगे, लेकिन उसको यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उसको आगे लेके जाना आप सबकी जिम्मेदारी है। और आखिर में हम मिलके इंशाअल्लाह ताला ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क को हम वो जगह लेके जाएंगे जिसका ख्वाब कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल ने देखा था। और वो वक्त आएगा जब आप लोग अपने हाथ में डिसीजंस लोगे, एक सेकेंड, वो वक्त आएगा जब आप लोग अपने हाथ में डिसीजंस ले लोगे कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स बनेगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। हर बात में ये लोग अदालत से इस्तिस्ना मांगते हैं। इमरान खान ने तोशाखाना में चोरी की, इमरान खान तोशाखाना के तहाइफ घर ले गए, तोशाखाना के तहाइफ दुबई में बेचे गए। इमरान खान आईने में अपना चेहरा देखें। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान पर पाबंदी लगनी चाहिए। जिल्ले शाह की मौत पर इमरान खान ने सियासत की, लीडर को बहादुर होना चाहिए। पिक्चर्स कैसे खिंचवानी है? बहुत डिसिप्लिन से। जिस कौम में डिसिप्लिन नहीं है वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैं किस तरह से खिंचवाऊं तस्वीरें? मुझे कोई कैसे करें? बाहर करें? चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम। लीडर को बहादुर होना चाहिए। मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान अपनी तकदीर के फैसले खुद करेगा। नवाज शरीफ ने धमकियों के बावजूद एटमी धमाके किए। मुश्किल वक्त आया तो लीडर फैसला करेगा या गीदड़, ये सवाल उठाया मरियम नवाज साहिबा ने खिताब में। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्क को इस वक्त नवाज शरीफ की ज़रूरत है। इमरान खान की नाक खाक में रगड़ी गई। इमरान खान ढिठाई से झूठ बोल रहा है, झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले का मुंह तोड़ेंगी।
इमरान खान अपनी बेटी का एतराफ़ कर चुका है। आपको बताएं मरीम नवाज साहिबा तकरीब से ख़िताब कर रही थी और ख़िताब करते हुए उन्होंने जो वहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद थे उनसे भी गुफ्तगू की और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने अपनी हिफाजत के लिए लोगों के बेटों और बेटियों को ढाल बनाया हुआ है। इमरान खान के दौर में भी दफ़ा 144 और पाबंदियाँ लगाई जाती थीं। एक मुल्क ने इमरान खान को अपने जहाज़ से उतार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि कारकुन क्यों आए, इमरान गिरफ्तारी दे अगर हिम्मत है तो। तहरीक इंसाफ वालों को पता है कि जिल्ले शाह की मौत हादसा थी। जिल्ले शाह की मां ने कहा यास्मीन राशिद अस्पताल क्यों नहीं गई। नवाज शरीफ ने कौम के बच्चे को जेल में नहीं डाला, अपनी बेटी के साथ जेल गए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए समा।